Hello students, so I'm going to start with the next chapter, that is force and laws of motion. तो force और laws of motion start करते हैं. सबसे पहले we must know that what is a force. Force क्या होता है? अब push और pull is called force. किसी चीज़ को push करना और किसी चीज़ को pull करना is called force. क्या सिर्फ यही force होती है और कोई force नहीं? Yes. अब पुश और पुल, किसी चीज़ को पुश किया, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इज कॉल्ड फोर्स. किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अपने आप तो पुल नहीं हुई, हमने फोर्स अप्लाई की तब वो चीज़ पुल हुई. इसके अलावा और क्या होती है फोर्स? किसी चीज़ को लिफ्ट करना. अगर मैं किसी चीज़ को उठाऊंगी, लिफ्ट करूंगी, तो अपने आप नहीं लिफ्ट होएगी, मैंने फोर्स अप्लाई की तभी कोई चीज़ लिफ्ट होएगी. लिफ्ट और ट्विस्ट. अगर मैं किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रही हूँ, जैसे जो वेट क्लोथ्स होते हैं उसको हम स्क्वीज करते हैं ताकि एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए, वो कैसे होएगा स्क्वीज? अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ट्विस्टिंग से भी क्या होता है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो फोर्स और क्या हुआ? किसी चीज़ को ट्विस्ट करना. और पुश, पुल, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग. अगर किसी रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करूँगी, दैट मीन्स मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो वो स्ट्रेच हो जाएगा. तो फोर्स क्या होती है? एक और स्ट्रेच करना. इसके अलावा और क्या होगी फोर्स? प्रेसिंग. किसी चीज़ को प्रेस करना. कैसे? अगर मेरे पास आई हैव अ क्ले, अगर मेरे पास क्ले है, मैं उसको प्रेस करके कोई भी शेप दे सकती हूँ. और अगर मेरे पास नीडिंग डो है, अगर नीडिंग डो है या नीडिंग फ्लोर है, तो उसको मैं थोड़ा सा, जैसे हमारी मदर्स चपातीस बनाती हैं, कैसे बनाती हैं चपातीस? नीडिंग फ्लोर से. नीडिंग फ्लोर से जो डो होता है उसको रोलिंग पिन के साथ चपातीस बना देती हैं. कैसे बनी वो चपाती? फोर्स अप्लाई करके. तो फोर्स क्या होता है? किसी चीज़ को पुश करना, पुल, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग एंड प्रेसिंग. दिस इज ऑल आर फोर्सेज. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स का पता लग गया. अब ये करता क्या है? फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. कैसे? अब इफ आई किक अ फुटबॉल, अगर मैं फुटबॉल को किक करूंगी तो फुटबॉल चलनी स्टार्ट हो जाएगी. पहले क्या थी? स्टेशनरी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे. अब मैंने फोर्स अप्लाई की, उसको किक किया, अब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करने से फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फोर्स किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकती है. कैसे? अब अगर मान लो कोई फुटबॉल पहले से ही चलती आ रही है, कोई फुटबॉल आ रही है, अगर मैं उसको फोर्स अप्लाई करके स्टॉप कर दूं, तब भी क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगी. तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिस फुटबॉल को मैंने किक किया था, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाएगी. कैसे रुकी? क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स थी उसके ऊपर लग रही. कौन सी अपोजिंग फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स. तो अपोजिंग फोर्स लगी जिसकी वजह से एक मूविंग फुटबॉल अपने आप स्टॉप होगी. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. एक फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है. कैसे? अगर मान लो कोई बाइसिकल पे एक छोटा बच्चा जा रहा है, अगर उस बाइसिकल को पकड़ के मैं पुश कर दूं, तो उसकी स्पीड, पहले वैसे भी वो बच्चा पैडल लगा रहा था, अब मैंने पीछे से पकड़ के उस बाइसिकल को पुश कर दिया, मैंने फोर्स अप्लाई की, तो उस बाइसिकल की स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ से भी क्या पता लगता है कि जो फोर्स है वो किसी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. हाउ? अगर मान लो एक क्रिकेटर है, अगर एक बॉल इस साइड से आ रही है, तो एक बैट्समैन उसको थ्रो दूसरी साइड से कर देता है. फोर्स अप्लाई की बॉल को थ्रो करके, बैट्समैन ने उसको किसी और डायरेक्शन में हिट कर दिया फोर्स अप्लाई करके. तो फोर्स अप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो फोर्स और क्या कर सकता है? किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी. एक फोर्स किसी बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है. जैसे कि नीडिंग डो हो गया, नीडिंग फ्लोर हो गया. किसी डो को मैं कोई भी शेप दे दूंगी तो वो आ जाएगी. कैसे हुई? उसकी शेप कैसे चेंज हुई? मैंने फोर्स अप्लाई की. तो फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है. नेक्स्ट, बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो. अगर सारी फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत तरह की फोर्सेस लगती हैं, अगर वो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा, दैट आर बैलेंस्ड फोर्सेस. तो बैलेंस्ड फोर्सेस कभी किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो बैलेंस्ड है, सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. और लेकिन ये बैलेंस्ड फोर्सेस किसी की शेप को चेंज कर सकती हैं. तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? फर्स्ट,
फोर्स ऑफ आर पुश, जो हमने उस ऑब्जेक्ट को पुश किया। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैं इस साइड से इस बोर्ड को फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मान लो एक हैवी बॉक्स है, उस हैवी बॉक्स को मैं पुश कर रही हूँ, लेकिन वो आगे नहीं हो रहा, वो मूव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? फोर्स ऑफ आर पुश, मेरी पुश, उसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फोर्स होती है। नेक्स्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो फ्लोर के साथ लगा हुआ है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये 4 फोर्सेस हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं। अगर वो 4 फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट जीरो। अगर रिजल्टेंट जो है ये 4 फोर्सेस का, फोर्स ऑफ आर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये सारी फोर्सेस अगर इनका रिजल्टेंट जीरो ना हो इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है अगर फोर्स कौन सी हो? अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? दोनों टीम्स जो रोप होती है उसको पुल करती हैं अपनी तरफ। तो दोनों टीम्स रोप को पुल कर रहे हैं, लेकिन एक भी टीम एक दूसरे के पास नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि दोनों की फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड। लेकिन जैसे ही एक टीम की फोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी, सेकंड टीम जो होगी उसकी तरफ पुल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक टीम की फोर्स क्या थी? ज़्यादा। मतलब एक टीम की फोर्स क्या थी? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से एक टीम विनर बन जाएगी और सेकंड टीम लूजर बन जाएगी, क्योंकि एक टीम ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की। फोर्स क्या थी? अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड, अ बॉल रोल्स डाउन। अगर मैं फुटबॉल के ऊपर किक करूं, उस फुटबॉल के ऊपर मैंने क्या कर दिया? किक, लेकिन उस फुटबॉल की एक अपोजिंग फोर्स भी है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी, उस बॉल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है और मेरी फोर्स भी लग रही है, बट मेरी फोर्स उसको किक करने की ज़्यादा होने की वजह से वो बॉल रोल करना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या है? मेरी किक क्या है? अनबैलेंस्ड। मेरी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो बॉल रोल करना स्टार्ट कर गई। नेक्स्ट, स्टॉप पैडलिंग अ मूविंग बाइसिकल। अगर एक मूविंग बाइसिकल है उसको पैडल करना स्टॉप कर दो, कुछ टाइम के बाद वो बाइसिकल अपने आप स्टॉप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उस बाइसिकल के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से एक मूविंग बाइसिकल स्टॉप हो गया। एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से एक मूविंग बाइसिकल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body in motion will continue in motion with a uniform speed in a straight line unless it is compelled by an external force. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना पसंद करेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती उसके ऊपर, उसको स्टॉप करने के लिए या उसको मूव करने के लिए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बोर्ड। ये बोर्ड 2 डेज पहले भी यहीं पे पड़ा था, 4 डेज पहले भी यहीं पे पड़ा था, 2 मंथ्स पहले भी यहीं पे पड़ा था, और अगर मैं 1 ईयर के बाद देखूंगी तब भी ये बोर्ड यहीं पे पड़ा रहेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स के साथ मैं उसको उठा के साइड पे ना रख दूं। ऐसी एक बुक की एग्जाम्पल, एक बुक विच इज लाइंग ऑन अ टेबल, वो 1 महीने के बाद भी, 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद भी टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स के साथ उसको उठा के साइड पे ना रख दूं। तो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स के साथ उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दें। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल। अगर एक टेबल 1-2 ईयर्स से पहले, मतलब 1-2 ईयर्स से एक ही जगह पे पड़ा है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स से उसकी शेप को या उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया, उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया, तो जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई चीज़ अपने आप मूव नहीं करेगी। और अगर मान लो किसी बॉल को मैंने किक किया, मान लो क्रिकेट की बॉल को एक बैट्समैन हिट करता है, तो क्या वो बॉल हमेशा ही चलती रहती है? नो, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो स्टॉप की। तो अगर फोर्स अप्लाई होएगी तभी किसी की पोजीशन या किसी की स्टेट चेंज होगी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वी हैव इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन।
एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करती है कि मुझे अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी। दैट इज नोन एज इनर्शिया। कि एक बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी शेप को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज ना करे, इज कॉल्ड इनर्शिया। एनी एग्जाम्पल? यस, स्टोन एंड फुटबॉल। जितना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोन एंड फुटबॉल। स्टोन और फुटबॉल के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो स्टोन है उसका साइज छोटा है, लेकिन वो उसका मास ज़्यादा होता है। फुटबॉल फिर देखने में स्टोन से कंपैरेटिवली फुटबॉल का साइज बड़ा है, लेकिन उसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। अब स्टोन का मास ज़्यादा है, इनर्शिया भी ज़्यादा। अगर मैं स्टोन को किक करूँगी वो थोड़ा सा आगे जाएगा, अगर मैं फुटबॉल को किक करूँगी वो काफ़ी आगे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फुटबॉल का मास कम है, उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम होने की वजह से वो काफ़ी आगे तक जाएगा, वो अपनी स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट कम करेगा। लेकिन स्टोन जिसका मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, वो रेस्ट पोजीशन में पड़ा था। जैसे ही मैंने स्टोन को किक किया वो थोड़ा सा ही आगे जाएगा, क्योंकि वो पहले किस पोजीशन में था? रेस्ट पोजीशन में। अब अगर वो थोड़ा सा आगे इसीलिए जाएगा क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने में, इसलिए वो थोड़ा आगे जाएगा क्योंकि इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया क्यों ज़्यादा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा। फुटबॉल काफ़ी आगे तक जाएगी क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि उसका मास भी कम है। सेकेंड एग्जाम्पल, हैंगिंग कारपेट। अगर एक कारपेट को मैंने हैंग किया हुआ है, इफ आई बीट इट विद अ स्टिक, अगर मैं उसको एक स्टिक के साथ बीट करूं, देन डस्ट पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम इट। डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कारपेट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स दे आर एट रेस्ट पोजीशन। तो व्हेन आई बीट दैट carpet with a stick, तो dust particles will come out because they resist a change, they resist to change their state। जैसे वो रेस्ट पोजीशन में थे, अब भी वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं। जैसे ही मैंने स्टिक से उसे बीट किया वो बाहर आ जाएंगे ताकि वो दोबारा रेस्ट पोजीशन में जा सके। तो इस रेजिस्ट को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। नेक्स्ट, ट्री इज शेकन। अगर हम ट्री को या किसी की ब्रांच को शेक करेंगे तो लीव्स और फ्रूट्स विल फॉल। तो लीव्स और फ्रूट्स फॉल क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या? कि एक रेजिस्ट करना अपनी स्टेट को चेंज करने में। ट्री रेस्ट पोजीशन पे है, उसके लीव्स भी रेस्ट पोजीशन पे है, उसके फ्रूट्स भी रेस्ट पोजीशन पे है। तो जैसे ही मैं ट्री को शेक करूंगी, लीव्स जो फ्रूट्स जो पहले रेस्ट पोजीशन में थे वो अब भी एक रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज करने में, जिसकी वजह से दे विल फॉल डाउन, ताकि वो दोबारा से अपनी रेस्ट पोजीशन में जा सके। इज कॉल्ड इनर्शिया। बस स्टार्ट सडनली। जब एक बस स्टार्ट होती है, जब हम बस में जाके बैठ जाते हैं, बस क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। हम भी क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। जैसे ही बस मूव करेगी, हमारी बॉडी बस के अंदर है तो हम भी मूव करेंगे। तो जैसे ही बस मूव करती है हम एकदम से ऐसे पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पहले क्या थी? रेस्ट पोजीशन में। अब क्या हो चुकी है? मूविंग। तो वो स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट कर रही है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, कि मुझे स्टेट चेंज नहीं करनी, जिसकी वजह से जैसे ही बस मूव होती है हम पीछे को जाते हैं, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ताकि हम अपनी एक स्टेट चेंज करने में रेजिस्ट कर सकें। दैट इज ऑल अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? अपनी स्टेट को चेंज करने में एक रेजिस्ट करना। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया।